बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। पहली 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हम लोगों ने उनको एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड भी किया था कि उन प्रॉपर्टीज का एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज अभी भी बाकी हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास छठी प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स की कॉलम या फिर रो, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में चूंकि कॉलम लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कॉलम 2 वैल्यूज के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि आप इस चीज का डिटर्मिनेंट लें। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम्स आप अलग पहले दफा पहला लिख दें और दूसरी दफा आप दूसरा। दूसरे दोनों के लिए ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम क्या रहेंगे, सेम। अगर इसी पैटर्न में एक रो आ जाती है कि रो की जो हर एंट्री होती है वो आपके पास 2 वैल्यूज का सम होती है, तो उसको भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप क्या करोगे, पहली एंट्रीज के लिए पहला डिटर्मिनेंट और फिर जो दूसरी वैल्यूज होगी उसके लिए दूसरा डिटर्मिनेंट और दूसरी तीसरी रो उसके लिए सेम रहेगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 है। इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is added a non-zero multiple of the corresponding entry of an other row or column, then determinant will be A। ओके, अब इसका ये मतलब है, वो कहता है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए जब आप किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आप किसी भी रो के साथ किसी नॉन जीरो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम से नॉन जीरो कॉलम के साथ नॉन जीरो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैट्रिक्स ए 2 -1 4 3। चलिए डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूं 2 -1 4 3। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपके पास मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं कि आपके पास जी C1 + 2 C2 के मैंने दूसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको कॉलम 1 में ऐड कर दिया। चलें जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, चले मैं यहाँ पे स्टेप टू स्टेप लिख देता हूँ कंप्लीटली ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सको। चलें जी, ये मैंने दूसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और पहले कॉलम में ऐड कर दिया। 4 2 8 8 2 10 एंड 3 2 6 6 -1 5 एंड 4 और 3। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इस तरह का कॉलम में लगाओ या फिर रो में लगाओ, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का आना था वही आंसर इस मैट्रिक्स का भी आएगा। नहीं तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना बनता है, 3 2 6 -4 = 10। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 10 3 30 -5 4 20 = 10। ठीक है, बज़ाहिर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये वैल्यूज बड़ी हो गई हैं तो डिटर्मिनेंट में फर्क आएगा, बच्चों को ऐसा लगता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यही मकसद है ताकि आपको ये चीज एक्सप्लेन हो जाए कि अगर आप इस तरह का काम कोई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर यहाँ आना था वही आंसर यहाँ आना है। एक्चुअली इन चीजों को रो ऑपरेशन, कॉलम और रो, अगर कॉलम्स में ये चीज करते हैं तो उसको कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं, रो में ये चीज करते हैं तो उसको रो ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये 3 ऑपरेशंस होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लेकिन वो जब हम लोग हायर डेरिवेटिव का जो हमारा मेन कंसर्न था कि हायर
ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, तो जब उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस तीनों की तीनों लिख दूंगा। तीन तीन होते हैं, ठीक है, वो सेम ही होते हैं। अगर वो कॉलम्स में ऑपरेट कर दो तो कॉलम ऑपरेशन बन जाते हैं, अगर मैं रो में करूँ तो रो ऑपरेशन होते हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने देखा कि अगर कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन लगाए जाएं तो डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई फर्क नहीं आता, वो आंसर दोनों मैट्रिक्सेस का सेम ही रहता है। ओके, अब मैं जब हम लोग 4x4 या उससे हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का हमें क्या फायदा है, ठीक है। चलें उससे पहले अगली करते हैं। आज तो मेन जो हमारा है यहाँ पे वो ये कि प्रॉपर्टीज हमें समझ आ जाएं। सो प्रॉपर्टीज हम लोग समझ रहे हैं, बाकी अप्लाई कहाँ कहाँ होंगी वो आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि आपके हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। वो कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म का हो, चेक करें जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप चेक करें। ये ट्रायंगल नहीं बन गई, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल। अब दूसरा मैट्रिक्स में ये ले लेता हूं, अब चेक करें, अब भी ये ट्रायंगल बनी है, ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म है, ये भी। तो ये जो बात उसने लिखी थी कि अगर मैट्रिक्स किस फॉर्म का हो, ट्रायंगुलर फॉर्म का हो, देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो वो कहता है कि आपको वो लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो बस। वो कहता आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो बात की थी कि हम लोग हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली वो सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस तरह का मैट्रिक्स बने तो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाता है और ये वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब अगर मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्री जीरो होंगी तो वो अपर डायगोनल, और अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यूज जीरो होंगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने, ये हम लोग हायर ऑर्डर मैट्रिक्स में बनाते हैं ताकि हमें जो डिटर्मिनेंट है वो लेना आसान हो। सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करें डायगोनल एंट्रीज को और हमारे पास आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। 1 4 2 -1 3 5 0 1 1। अब चेक करें इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट आप कैसे लोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड करोगे, ठीक है। ओके, एक्सपेंड में करता हूं 1 3 0 1 1, सो प्लस 1 4 0 2 1 प्लस 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये देखो, ये 3x3 में आपको ये काम थोड़ा सा आसान लग रहा है। आपको लग रहा है जी ये वाला काम मैं क्यों करूं, मैं इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बनाऊं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे भाई इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता ही नहीं हूं।
आपको लगा हो ये आसान काम है, मैं सीधा सीधा ऐसे एक्सपेंड, लेकिन भाई 2/2 में 3/3 में आपको ये काम आसान लगता है। लेकिन अगर वही मैट्रिक्स यहाँ पे 4/4 का आ जाए, अब यहाँ पे चेक करें, अब ये वाला तो वैसे आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेक करें। अभी ये एग्जाम्पल करने का सिर्फ मकसद ये था ताकि आपको ये समझाया जाए कि ये दो प्रॉपर्टीज हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे फिर मैं आपके पास 1 3 -1 4 -2 1 3। अब चेक करें, ये 4/4 का मैट्रिक्स है। अगर आप इसको किसी रो या किसी कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया, सो 1 3 0 -2 1 1 3 -1 3 नेक्स्ट +1 4 0 -2 2 1 1 1 -1 3 +5 4 3 -2 2 1 1 1 3 3 -4 4 3 0 2 1 1 1 3 एक्चुअली अब आपको नजर आया, आपको पिछले वाले 3/3 मैट्रिक्स में और 2/2 के मैट्रिक्स में तो ये लग रहा था सर ये बड़ा मुश्किल काम है, हम लोग ये क्यों करें, हमें इस चीज की आखिर जरूरत ही क्यों, हम लोग उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों बनाएं, हमें तो दूसरी इस तरह आसान लग रही। भाई अब देखो, अभी मैं 4/4 में गया हूँ, 5/5 में, 6/6 में, 7/7 में, 8/8 और उससे ज्यादा बड़े मैट्रिक्स में नहीं गया। अभी मैं सिर्फ 4/4 में आया हूं, तो आपको नजर आ रहा है कि आपको कितने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक्चुअली यहाँ पे 4 3/3 के मैट्रिक्सेस हैं, वही अगर 5/5 होगा, इसका मतलब 4 आपके पास मैट्रिक्स 4/4 के होंगे जिनका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। जब उन चारों को, हर 4/4 के लिए आपको कितने 3/3 के सॉल्व करने पड़ते हैं, 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। समझ आई बात। इसी तरह अब अगर 5/5 का आ जाएगा तो हमें 5 मैट्रिक्सेस होंगे जो 4/4 ऑर्डर के होंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो तो काम बहुत लंबा चला जाएगा। अब चेक करो, अगर इसको भी मैं वैल्यूएट करना चलूं, इसके भी 3 बनेंगे, 3 वैल्यूज बनेंगी, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, मेरे तो एक पेज पे एक स्टेप हुआ इस लाइन का। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाला काम ज्यादा आसान है या फिर ये वाला, अब यहाँ पे काम ज्यादा आसान है। आप ये वाली सारी वर्किंग कर सकते हो, यहाँ पे तो गलती के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। बच्चों को अक्सर गुस्सा आता है जब एक इक्वेशन या एक इक्वेशन एक या दो लाइनों से ज्यादा लिखी जाए ना, तो बच्चों को लगता है शायद मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, तो गलती के चांसेस भी वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लंबी कैलकुलेशंस हो जाती है, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गलती ज्यादा होती है और आपके पास आंसर्स ठीक नहीं आते। इसीलिए हम लोग फिर इन प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स की मदद लेते होते हैं ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी और एरर्स और गलती के चांसेस जो होते हैं वो रेडी हो। अब चेक करें, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं इसी तरह, फिर आपको दूसरी तरफ, वैसे बहरहाल इसको सॉल्व करने के हम लोग इस तरह नहीं करते। बहरहाल अभी आपको समझ आ जाएगी होगी कि ये वाला काम हम लोगों ने अब क्यों नहीं करना, क्योंकि इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे, इसको भी और इसको भी। अब मैं ये वाली दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करता हूं और देखना आप, ये वाली डिफिकल्टीज आनी नहीं है, यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशंस होनी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन मेरी बननी नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको ट्रायंगुलर के फॉर्म बनाऊंगा, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म बना लो चाहे लोअर ट्रायंगुलर की फॉर्म बना लो। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 1 है, इसके तीनों नीचे वाले मुझे क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बल्कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड बाय, चलिए सॉरी, नीचे वाले मैंने ये वाली तीनों वैल्यू 0 करनी है, 1 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को 0 करूंगा, इसका मतलब है 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस, दिस इंप्लाइज दैट R2 माइनस R4 R1। क्लियर है। अगर तो सबसे आसान काम है, अगर आपने किसी एंट्री के नीचे 0 बनाने हैं तो वहां पे सबसे पहले 1 बनाओ, ये सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 है, तो ठीक है, मुझे 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 1 मैं अगला स्टेप करूंगा। अगर यहाँ पे 4 है तो आपने इस रो को 4 से -4 से मल्टीप्लाई करना और इसमें ऐड कर देना। देखिए मैंने क्या किया, -4 से R1 को मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया। R1 में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, वो सारी की सारी वैसे ही। सो ये तो डेफिनेटली 0 बनेगी। -4 इसमें ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 7, -4 से मल्टीप्लाई करो -20, -4 से मल्टीप्लाई करो -16, -2 माइनस, अब मैंने ये 2 0 करना है तो क्या करूंगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, सो R3 प्लस -2 इंटू R1, सो ये वाली एंट्री डेफिनेटली 0 हो जाएगी। सो -2 ये कितना बन जाएगा, +2 +1 3, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और +1 -9, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 +1 -7, यहाँ पे 1 है तो सीधा सीधा आपके पास R4 R1, सो दिस इज 0 3 +1 4 -1 -5 -6 3, क्लियर है। अब ये देखो ये वाला काम, अब मैंने क्या किया, ये मैंने रो ऑपरेशंस लगाए। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या था कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वही काम किया, रो 1 को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में ऐड किया, रो 1 को फिर मैंने नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 में ऐड किया, और रो 1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड कर दिया। अब ये वाले नीचे सारे के सारे क्या हो गए हैं, 0 0 हो गए, 0 0 हो गए ना। ओके, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे भी इसके नीचे वाले भी दोनों 0 0 बनाओ, ये वाले भी, ठीक है, और फिर ये वाला भी, या फिर उससे पहला काम ये कर लो, उससे पहला काम ये करो, इसको एक्सपेंड बाय C1 करो, एक्सपेंड बाय C1, एक्सपेंड बाय C1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 7 -20 -18 3 -9 -7 4 -6 -1 -0 +0 क्योंकि ये वाली 0 आएगी तो वो हर चीज को 0 कर देगा, ये भी 0 आएगा वो भी हर चीज को 0, फिर ये 0 आएगा वो भी हर चीज को 0। इसलिए हमें ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेक करें, 4/4 से मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, 3/, सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉपर्टी की मदद से, प्रॉपर्टी नंबर 7 की मदद से। ठीक है, आप लोगों को अब क्लियरली नजर आ रहा होगा कि आखिर इन प्रॉपर्टीज की हमें क्या जरूरत है। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 8 भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था एक्सपेंड करने से पहले, आप इन दोनों को भी 0 बनाएं, इन दोनों को भी 0 बनाएं, फिर डायगोनल एंट्रीज को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग, बहरहाल चले मैं इसको एग्जाम्पल को कंप्लीट कर देता हूं। आई होप सो कि आप लोगों को अब प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 का पता चल गया होगा क्लियरली कि आखिर ये प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे फायदा देती हैं आप लोगों को। चूंकि नॉर्मली हम लोग 2/2 और 3/3 में रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है, कि आखिर इन प्रॉपर्टीज का फायदा क्या है। लेकिन अब देखें 4/4 में आए हैं तो आपको एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी नंबर 7 का एटलीस्ट आपको बेनिफिट पता चल गया। ठीक है, कि एक ही स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 4/4 से 3/3 में चले गए। सिर्फ एक स्टेप हमने दरमियान में किया, हमें वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ा कि अगर ये 4/4 है तो हमें 4 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ओपन, हम लोग उस चीज से बच गए। अब यहाँ पे चेक करें, एक स्टेप हमने किया है, जिस स्टेप ने क्या किया, हमें 4/4 से 3/3 में कन्वर्ट कर दिया है, और अब हम लोगों ने जहां पे 3/3 के 4 मैट्रिक्स को सॉल्व करना था, वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसको सॉल्व करने की जरूरत। इसका मतलब है 3 गुना काम हमारा कम हो गया है। इस प्रॉपर्टी ने क्या किया, 3 गुना हमारा काम कम कर दिया है। चलें जी, मैं इसको आगे फर्दर करता हूं।
So this will be 7 एक्सपेंड बाय C1। ठीक है, मैं फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कर देता हूँ। -9 -6 -7 -1 -3 -20 -18 -6 -1 +4 -20 -9 -18 -7। सो आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये मुश्किल काम नहीं है। सो 9 -63 -3 -20 माइनस आई थिंक चलिए बहरहाल नेक्स्ट आप इसको आगे सॉल्व कर लें। ये कितना बनेगा, 9 निकाल देंगे, 6 निकालेंगे तो 54, वो भी नेगेटिव, -3। सो ये कितना बन जाएगा आपके पास, -128 +4, उसमें से निकाल देंगे। सो ये दिस इज 22। चलें आप बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल करने का ये मकसद था ताकि आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 का पता चल जाए। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 आप मैंने बताया, मैं फिर बता देता हूं आपको कि आप यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 8 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एंट्रीज और ये वाली एंट्री जीरो करनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को पता है कि सबसे आसान काम है कि यहाँ पे आप 1 बना लो। अगर आपसे 1 नहीं बनता तो फिर भी आप इसको 7 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, फ्रैक्शन में चला जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आसान काम है यहाँ पे 1 बनाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 बनेगा तो फिर वो नीचे वाली दोनों जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे नीचे वाली जीरो। सो 1 1 1 और यहाँ पे एक्चुअली आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 फिर बना नहीं सकोगे। चले, सो आज हम लोगों ने यही 3 प्रॉपर्टीज करनी थी। इवन हम लोगों ने ये 4x4 का भी कर लिया और वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बहरहाल फिर भी अगर इस चीज में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली 5 प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक में क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।